हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ईद उल अदहा के मौका पर जो हम लोग स्मॉल रुमिनेंट्स को स्लॉटर के लिए यूज़ करते हैं, जिनमें हमारे पास शीप और गोट आ जाते हैं। इसी तरह डेयरी कैटल के अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसे हम लोग र्यूमन एसिडोसिस कहते हैं। आज का लेक्चर हमारे पास र्यूमन एसिडोसिस के बारे में होगा। इस लेक्चर में मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा ए टू ज़ी कि र्यूमन एसिडोसिस क्या है, कैसे होती है, क्या पैथोजेनेसिस है, किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं, और एंड में मैं आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ड्रग्स का हम यूज़ करके हम अपने जानवर की को डेथ से बचा सकते हैं और उसके र्यूमन एसिडोसिस को रिवर्स कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखें, र्यूमन एसिडोसिस जो वर्ड है, सबसे पहले हम लोग इन शॉर्ट देख लेते हैं कि र्यूमन क्या होता है। अगर आप में से वेटनेरियंस ये वीडियो नहीं देख रहे, या कोई ऐसे लोग वीडियो देख रहे हैं जिन्हें र्यूमन का पता ही नहीं है, तो मैं आपको र्यूमन के बारे में पहले बता देता हूँ कि र्यूमन क्या है। दरअसल ये जो वर्ड र्यूमन है, ये क्या है। हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। रूमिनेंट्स वो एनिमल्स हैं जिनके स्टमक के 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। उन कंपार्टमेंट्स का जो नाम है उनमें है र्यूमन। र्यूमन के बाद हमारे पास आ जाता है रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम के बाद हमारे पास आ जाता है ओमेज़म। और ओमेज़म के बाद एक कंपार्टमेंट है जिसको हम लोग एबोमेज़म कहते हैं। ये 4 पार्ट्स होते हैं। उनमें से सबसे बड़ा कंपार्टमेंट जो है स्टमक का, उसे हम लोग र्यूमन कहते हैं। इसी वजह से हम इन जानवरों को रूमिनेंट्स कहते हैं। इनमें हमारे पास गोट आ जाते हैं, इसमें हमारे पास शीप है, इसमें हमारे पास जो कैटल बफलो है उनको भी हम रूमिनेंट्स कहते हैं। कैमल जो है उसे हम लोग सीडो रूमिनेंट कहते हैं, क्योंकि उसमें ओमेज़म वाला कंपार्टमेंट नहीं होता। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि र्यूमन क्या है। र्यूमन बेसिकली स्टमक का सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है, या सबसे बड़ा स्टमक का पार्ट है। अब ये र्यूमन अगर आप देखें तो ये डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, ये जो ग्रे कलर का है जिसको मैं ऑरेंज मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट है। दिस वन, ये र्यूमन है। इसीलिए हम इस जानवर को रूमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो रूमिनेंट्स में हमारे पास ये कैटल, शीप और गोट वगैरह, बफलो वगैरह आ जाते हैं। अब र्यूमन एसिडोसिस का मतलब ये है कि ये रूमिनेंट्स की वो प्रॉब्लम है जिसमें एसिडीमिया यानी एसिडोसिस हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये एसिडोसिस क्या है। सबसे पहले इस बीमारी के बारे में आप चीज़ याद रखें कि इसके कुछ और नाम्स हैं, यानी बहुत सारे नाम्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। अगर आप लिटरेचर देखेंगे तो र्यूमन एसिडोसिस के बहुत सारे नाम होंगे। उनमें इसको र्यूमन इन्फेक्शन भी कहते हैं। र्यूमन इन्फेक्शन, ये सब नाम आपने नोट डाउन कर लेने हैं क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा नाम हैं। र्यूमन इन्फेक्शन के अलावा इसे र्यूमन लैक्टिक एसिडोसिस भी कहते हैं। र्यूमन लैक्टिक एसिडोसिस, इसका एक और नाम है, इसको ग्रेन एनगॉर्जमेंट भी कहते हैं। ग्रेन एंगॉर्जमेंट भी इसे कहते हैं। इससे कुछ लिटरेचर में ग्रेन ओवरलोड भी कहा गया है, ग्रेन ओवरलोड। तो ये सारे नाम आपने याद जहन में बैठा लेने हैं कि इसे ग्रेन ओवरलोड भी कहते हैं, इसे ग्रेन एंगॉर्जमेंट भी कहते हैं। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, उसे हम कहते हैं टॉक्सिक इनडाइजेशन। इसे टॉक्सिक इंडाइजेशन भी कहते हैं। इसे अक्यूट रिमनाइटिस भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे नाम एक ही डिजीज़ के हैं, यानी र्यूमन एसिडोसिस के। सो र्यूमन एसिडोसिस को हम क्या क्या कहते हैं, या नाम याद रख लेने हैं।
इसे हम लोग र्यूमन इम्पेक्शन भी कहते हैं, र्यूमन लैक्टिक एसिडोसिस भी कहते हैं, ग्रेन एनगॉर्जमेंट भी कहते हैं, ग्रेन ओवरलोड भी कहते हैं, टॉक्सिक इंडाइजेशन भी इसी का नाम है, और अक्यूट रेमनाइटिस, ये सब एक ही चीज़ का नाम है। तो ये तो सारा हो गया अदर नेम्स। तो अब आपको जो है वो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं कि ये डिजीज़ है क्या। देखिए, सबसे पहले देखें कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम किन की है? रिमिनेंट्स की। तो इसका मतलब ये शीप गोट की सॉरी डॉग और कैट की प्रॉब्लम नहीं हम पढ़ रहे, ये रिमिनेंट्स की एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। और ये किस वजह से होती है? ये होती है लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन खाने की वजह से। अब ग्रेन क्या होता है? ऐसी डाइट जो इसमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से हैं। तो अगर आपका रूमिनेंट, आपका जानवर बहुत ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड यानी ग्रेन्स खा लेता है, तो इसकी वजह से उसके र्यूमन में लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। लैक्टिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से र्यूमन की पीएच ड्रॉप कर जाती है, और इस वजह से उसको एसिडोसिस होता है। ये इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, जिसमें जानवर एनोरेक्सिक हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी र्यूमन की मोटिलिटी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो मज़ीद कुछ नहीं खा पाता, और रिकम्बेंसी की वजह से वो कोमा में चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये तो इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अब देखिए, र्यूमन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपार्टमेंट है? ये अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें ये र्यूमन मेंशन्ड है। र्यूमन स्टमक का सबसे भरा पोर्शन होता है। अगर आपने इसको आइडेंटिफाई करना है तो इसकी इंटरनल लाइनिंग को देखें। र्यूमन ऐसा दिखेगा जैसे टर्किश टॉवल लाइक अपीयरेंस। ये पिक्चर आप देख लें जिसमें आपको टर्किश टॉवल लाइक अपीयरेंस दिख रही है। ये रेटिकुलम है। रेटिकुलम ऐसा दिखता है जैसा हनी कोम्ब लाइक अपीयरेंस है। ये ओमेज़म है और ये एबोमेज़म है। तो र्यूमन आपको ऐसा दिखेगा जैसा किसी टॉवल की अपीयरेंस होती है, जैसा कोई टॉवल होता है। तो ये र्यूमन की इंटरनल लाइनिंग है, ठीक है। तो अभी तक आपने ये सीख लिया कि र्यूमन क्या है। र्यूमन एक कंपार्टमेंट है। किसका कंपार्टमेंट है? रूमिनेंट्स के स्टमक का। र्यूमन दिखता कैसे है? र्यूमन के अंदर ऐसी अपीयरेंस होती है जैसा कोई टर्किश टॉवल लाइक अपीयरेंस है। र्यूमन एसिडोसिस के क्या कौन कौन से मज़ीद नाम हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम जो है वो इसकी टियोलॉजी पे जाते हैं कि आखिर ये क्यों ऐसा होता है। चले देखें जी, सॉरी, चले अब हम देखेंगे इसकी इटियोलॉजी, यानी क्या वजह है। देखिए, वजह सिंपल ये है कि आपके पास जो एनिमल्स हैं, आप उन्हें डाइट दे रहे थे रफ एजेस, यानी सब्ज़ चारा दे रहे थे। अचानक से आपने उनकी डाइट को ग्रेन डाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ख़ास तौर पर उन जानवरों में होता है सॉरी, जिनको हम लोग स्लॉटर पर्पस के लिए लेकर आते हैं। ख़ास तौर पर जो ईद के मौका होता है पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में, बांग्लादेश में, तो हम लोग जब अपने एक शीप को, लेट्स सपोज हम एक शीप लेकर आए हैं स्लॉटर के लिए, उसके फार्मर ने इसको ग्रीन लीव्स दिए थे, और हमने घर लाते ही उसे वीट, हमने उसे बार्ले, हमने उसे कॉर्न, ऐसी डाइट देना शुरू कर दी। तो इससे क्या होगा कि अचानक उसको हमने ग्रेन डाइट पे कन्वर्ट कर दिया, कंसंट्रेट डाइट पे कन्वर्ट कर दिया। तो जब वो एनिमल लार्ज अमाउंट में ये ग्रेन वाली डाइट लेगा, तो उससे क्या होगा कि ये
उसके र्यूमन में जाके लैक्टिक एसिड को इंक्रीज कर देगा। वो हम पैथोजेनेसिस में देखेंगे कि किस तरह होगा। ठीक है, तो इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी है कि सडन इंजेक्शन, हमने अगर अपने जानवर को एकदम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड दे दिया, जिसमें मैंने बोला वीट है, बार्ले है, कॉर्न है, राइस है, सोरगम है, ओट्स है, पोटैटोज़ हो गए, शुगर बीट हो गए, फ्लोर डफ हो गया, इन सब को जब देने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, अब ये तो होगी इसकी इटियोलॉजी। अब याद रखें कि कौन सी फीड दी है, यानी उसकी टाइप क्या है और उसकी अमाउंट क्या है, ये डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा आपकी डिज़ीज़ के, आप कह लें जी, उसकी टाइप पे। यानी वो माइल्ड होगी, अक्यूट होगी या क्रॉनिक होगी, ये डिपेंड करेगा कि उस जानवर ने कितनी फीड खाई और कौन सी टाइप की उसने फीड खाई। ठीक है, तो ये होगी इटियोलॉजी। अब हम देखते हैं इसकी, देखें ये आपके पास ख़ास तौर पर उन जानवरों में है जो फीड लॉट एनिमल्स हैं, ख़ास तौर पर डेयरी एनिमल्स, डेयरी एनिमल्स के अलावा ऐसे एनिमल्स जो स्लॉटर के लिए परचेज़ किए जाते हैं, और उनको हम लोग देखिए ग्रेनिश डाइट जो है वो देंगे, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो चलते हैं पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस पे चलते हैं, जो कि मेन इस डिज़ीज़ को समझने का तरीका है, ताकि आपको आसानी से जो है वो समझ आ जाए। देखें सिंपल, ये एक र्यूमन था, र्यूमन की अंदर कुछ फ्लोरा होता है, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्रोटोजोआ है और बैक्टीरिया है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये र्यूमन के अंदर नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा होता है, और र्यूमन की जो पीएच है वो नियरली 6.5 होती है। अब आपने क्या किया, आपने अपने एनिमल को, अपने जानवर को ज़्यादा अमाउंट के अंदर ग्रेन फीड दी, जो मैंने ऊपर डिस्कस की कौन सी वाली। ये ग्रेन फीड र्यूमन में जाएगी और वहाँ जाके क्या प्रोडक्शन करेगी। पहले आप ये समझें कि ये प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया जो है, ये फीड को, जानवर जो भी खुराक खाता है उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, वोलाटाइल फैटी एसिड में, वोलाटाइल फैटी एसिड्स में, कार्बन डाइऑक्साइड में और मीथेन में। ये नॉर्मल होता है। वोलाटाइल फैटी एसिड्स में हम, मेरी मुराद है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के अलावा प्रोपायोनिक एसिड और हमारे पास बुटायरिक एसिड। ये नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा होता है। लेकिन अगर आप अपने एनिमल को ज़्यादा तादाद में ग्रेन देते हैं तो 2 से 4 घंटों के अंदर ये इनके माइक्रोबियल पॉपुलेशन में, यानी प्रोटोज और बैक्टीरिया की तादाद में खासा फ़र्क पड़ता है। अब उससे ये होता है कि र्यूमन के अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कम होना शुरू हो जाते हैं, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिनमें हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस बोविस है, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया जो आपने फीड दी होगी इसको यूटिलाइज़ करेंगे, और यूटिलाइज़ करके ये लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। अब लैक्टिक एसिड के साथ साथ ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी बनाएंगे, जिसमें फॉर्मिक एसिड है, जिसमें हमारे पास सक्सिनिक एसिड है, और जिसमें हमारे पास वेलेरिक एसिड है।
मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ह्यूमन के अंदर नॉर्मली हमारे पास जो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया होते हैं इसे हम माइक्रोबियल फ्लोरा कहते हैं, और ये बैक्टीरिया ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव होते हैं, और ह्यूमन की जो पीएच है वो 6.5 होती है। इन प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया का काम ये है कि जानवर जो भी खुराक खाता है उसको ये वोलाटाइल फैटी एसिड्स में, कार्बन डाइऑक्साइड में और मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। वोलाटाइल फैटी एसिड में हमारे पास एसिटिक एसिड है, प्रोपायोनिक है और बुटायरिक एसिड है। लेकिन अगर आप अपने एनिमल को ग्रेन डाइट देते हैं तो ये ग्रेन डाइट से ह्यूमन के माइक्रोबियल फ्लोरा में चेंजेस आती हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो बढ़ते हैं। उनमें सबसे मेन नाम स्ट्रेप्टोकोकस बोविस का है। जो ही ये बैक्टीरिया की अमाउंट या क्वांटिटी ह्यूमन में ज़्यादा होती है, ये बैक्टीरिया उस ग्रेन को अब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है और साथ कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी जनरेट करता है। अब ये ज़्यादा तादाद में जो ही लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा, लार्ज अमाउंट में बनेगा, तो लैक्टिक एसिड के ज़्यादा बनने की वजह से पीएच का लेवल ड्रॉप कर जाता है, जो कि पहले 6.5 था, अब वो 5 या उससे भी कम हो जाता है। इस पीएच के और ड्रॉप करने की वजह से ह्यूमन में मौजूद प्रोटोजोआ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, प्रोटोजोआ डिस्ट्रॉयड होते हैं और ह्यूमन की पीएच और गिरती है। जब ह्यूमन की पीएच 4.5 से और ज़्यादा कम हो जाए तो ये स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की जो प्रोडक्शन है ये भी रुक जाती है और एक और बैक्टीरिया जन्म लेता है जिसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ये लैक्टोबैसिलस की जो स्पीशीज़ है ये ज़्यादा हो जाती है। ये एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है वो ना सिर्फ पीएच को और ड्रॉप करते हैं, बल्कि ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हिस्टामीन की प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से गेम शुरू होती है। जो ही हिस्टामीन प्रोडक्शन होती है, आपको पता है कि हिस्टामीन इम्यून रिस्पॉन्स के तौर पर एक्ट करता है। इसके अलावा हिस्टामीन का और फंक्शन है, ये वेस्कुलर रेगुलेशन करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी बिहेव करता है। अब इन सब चीज़ों से होगा क्या? जो ही हिस्टामीन का लेवल बढ़ेगा, हिस्टामीन का लेवल बढ़ने की वजह से सबसे पहली जो ह्यूमन है उसकी मोटिलिटी कम होगी। इसे हम ह्यूमन स्टेसिस कहते हैं, यानी ह्यूमन कंट्रैक्शन नहीं होगी तो खुराक हजम नहीं होगी। अब इससे क्या होगा, कभी कभार ह्यूमन की स्टेसिस यानी ह्यूमन की मोटिलिटी बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है, जिससे इनडाइजेशन हो जाती है, यानी जानवर कुछ नहीं खाता। ठीक है, इनडाइजेशन हो जाती है। अब इस ह्यूमन की मोटिलिटी के कम होने की वजह से हमारे पास एक और चीज़ होती है जिससे हमारे पास वोलाटाइल फैटी एसिड्स जो है उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है, ख़ास तौर पर बुटायरिक एसिड। ये आपने बात याद रखनी है, बुटायरिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड भर गया, अब हुआ क्या, ह्यूमन की मोटिलिटी कम हो गई, लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा है। लैक्टिक एसिड के अलावा हमारे पास लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी ज़्यादा है। इन सब चीज़ों ये भी ज़्यादा है जी, हिस्टामीन प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। इन सब चीज़ों से होगा क्या, इससे हमारे पास ओस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब होगा। ओस्मोटिक जो प्रेशर है ह्यूमन में वो भर जाएगा। जो ही ह्यूमन में ओस्मोटिक प्रेशर भरेगा तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से जो फ्लूइड है वो ह्यूमन में आके एंटर हो जाएगा। जो ही ह्यूमन में फ्लूइड ज़्यादा होगा और बाहर ब्लड में यानी बॉडी फ्लूइड में फ्लूइड कम होगा तो हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगी, हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगी और एनिमल डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। अब इससे और क्या क्या होगा, इससे सबसे पहली चीज़ तो आपके पास एक चीज़ आएगी जिसे हम कहेंगे एन्यूरिया, यूरिन प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि जो ब्लड का फ्लो होगा वो कम हो जाएगा किडनीज तक। क्यों कम होगा? क्योंकि ब्लड में जितना भी फ्लूइड था वो ह्यूमन में चला गया है, ब्लड हीमो कंसनट्रेटेड हो गया, उसका प्रेशर कम हो गया, तो किडनी में ब्लड नहीं जाएगा, जिससे हमारे पास रीनल आप कह लें कि यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाएगी, मसल वीकनेस हो जाएगी, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाएगा और एनिमल की 24 घंटों के अंदर डेथ होने के खदशात होते हैं। ठीक है। इसी तरह एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन है वो है लेमनाइटिस। ये लेमनाइटिस होती है हिस्टामीन की वजह से। लेमनाइटिस हिस्टामीन की वजह से होती है। तो ये सारी की सारी एक पैथोजेनेसिस थी जो कि मैंने आपको बताई। इसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। उसके लिए आपने इस डायग्राम को गौर से देख लेना है, आपको खुद ब खुद सारी दोबारा रिवाइज हो जाएगा। देखें, आपने अपने एनिमल को ऐसी डाइट दी जिसमें फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट थे, यानी ग्रेन्स। कौन से? वीट, बार्ले, कॉर्न, सोरगम, टर्निप्स, और ऐसी डाइट आपने अपने एनिमल को दी अचानक। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि अगर एक एनिमल पहले ही ग्रेन डाइट पे लगा हुआ है तो उसको इतने सीवियर साइंस नहीं आएंगे, लेकिन अगर एक एनिमल पहले वो रफ एजिस खा रहा है और आप एकदम उसकी डाइट को चेंज करके ग्रेन डाइट पे ले आते हैं तो ये ज़्यादा ह्यूमन एसिडोसिस की तरफ उसे लेके जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या किया, उसे बहुत ज़्यादा तादाद में फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट दिए। अब इसमें क्या हुआ कि ह्यूमन में जो बैक्टीरिया थे और प्रोटोजोआ, उनके अंदर चेंज आ गया। चेंज क्या आ गया कि पहले वहाँ पर कौन से बैक्टीरिया थे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे। अब वहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस बोविस भर गया। इस स्ट्रेप्टोकोकस बोविस ने इन कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, किसमें? वोलेटाइल फैटी एसिड में और लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन की वजह से ह्यूमन की पीएच कम हो गई। पीएच इतनी ड्रॉप हो गई कि स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की यहाँ पर आना चाहिए था और कम होगी। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की क्वांटिटी और कम हो जाएगी और उससे और बैक्टीरिया जन्म लेंगे जिसको हमने पढ़ा था लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के ज़्यादा होने की वजह से पीएच और ड्रॉप करेगी और उसके साथ साथ हमारे पास हिस्टामीन की प्रोडक्शन होगी और हमारे पास क्लिनिकल साइंस आना शुरू हो जाएंगे। ये आपने बातें याद रखनी है। और अब हम जो है वो क्लिनिकल साइंस की तरफ चलते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्लिनिकल साइंस आते हैं। क्लिनिकल साइंस की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल साइंस में डिपेंड करता है कि एनिमल ने जो फीड है वो कौन सी टाइप की खाई है और कितनी खाई है। उस बेस पे हमारे पास सेविरिटी आती है कि डिज़ीज़ का जो क्लिनिकल फाइंडिंग है उसकी इतनी सेविरिटी है। लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास पहली चीज़ है माइल्ड केसेस। ठीक है। माइल्ड केसेस के अंदर एनिमल को एब्डोमिनल पेन होती है। एब्डोमिनल पेन। अब क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकती है? जो जानवर है वो अपनी बैली पे किक करेगा, ये इस बात की निशानी है कि उसके पेट में कोई ना कोई इशू है। किकिंग एब्डोमिनल पेन के अलावा दूसरा क्लिनिकल साइन जो है वो रीमन की जो मोटिलिटी है वो कम हो जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि मुकम्मल ही ख़त्म हो जाए। इसको हम रीमिनल स्टेसिस कहते हैं। ठीक है। ये आपने देखना है। जब रीमिनल मोटिलिटी कम होगी तो जानवर एनोरेक्सिक हो जाएगा, वो खाएगा और पिएगा नहीं और इस वजह से डिप्रेशन में चला जाएगा। ये कुछ माइल्ड केसेस थे। अगर हम लोग कुछ स्वीयर केसेस की बात करें तो स्वीयर केसेस में जो साइंस हैं वो इसके अलावा क्या है? सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम होगा इवन इन समर्स। सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के साथ जानवर का जो डायरिया होगा उसके बारे में आपने याद रखना है कि डायरिया सॉफ्ट बबल लाइक होगा, बहुत ज़्यादा परफ्यूज होगा और उसकी जो स्मेल है वो स्वीट सोर स्मेल आपके पास होगी। और इवन डायरिया में आपको कुछ ग्रीन
भी दिख सकता है और म्यूकस भी दिख सकता है, ठीक है। इसके अलावा डायरिया की वजह से एनिमल डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड की वजह से उसकी आइज सनकन हो जाएंगी और उसकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी। एक और वजह डिहाइड्रेशन की ये है जो मैंने आपको बताया था कि र्यूमन एसिडोसिस में र्यूमन का ऑस्मोटिक प्रेशर भर जाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से फ्लूइड र्यूमन में आ जाता है, तो जिसकी वजह से हीमो कंसंट्रेशन हो जाती है, हीमो कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, और जब किडनीज तक ब्लड का फ्लो कम होगा तो उससे यूरिन नहीं आएगा, ठीक है। ये भी डिहाइड्रेशन की निशानी है, हीमो कंसंट्रेशन। हार्ट रेट, टैकीकार्डिया ज़्यादा हो जाएगा, रिस्पायरेशन जो रेट है वो भी एनिमल का ज़्यादा हो जाएगा। एनिमल जो है वो स्टैगरिंग बिहेवियर शो करेगा, इवन वो एंड स्टेजेस में रिकमेंसी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये और इवन एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ कि जब आप र्यूमन को ऑस्कल्टेट करेंगे ना, तो ह्यूमन की ऑस्कल्टेशन पे आपको टिंकलिंग आप कह लें, टिंकलिंग और गर्गलिंग साउंड दिखेगी, जैसे ह्यूमन में फ्लूइड है। और जो फ्लूइड क्यों है वो मैंने आपको बताया कि फ्लूइड इस वजह से एनिमल में आता है। ये क्लिनिकल साइंस थी। अब ये जो क्लिनिकल साइन में ना एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस पहले पढ़ लेते हैं। एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं मिल्क फीवर, उसमें भी सेम ऐसे ही कुछ ना कुछ साइंस आते हैं, सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, रिकमेंसी और एनोरेक्सिया वगैरह। लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करने में हमें याद रखना है कि उसमें एक आपको हिस्ट्री मिलेगी पार्चुरेशन की, ठीक है। ये हिस्ट्री पार्चुरेशन की होगी, और जबकि ह्यूमन एसिडोसिस में जो आपको हिस्ट्री देगा फार्मर, वो हिस्ट्री आपको आएगी ग्रेन ओवरलोड की, कि ग्रेन खाया जानवर ने, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी। देखें, आपने किया ब्लड टेस्ट, ब्लड के अंदर सबसे पहले आपको हीमेटोक्रिट वैल्यू जो है वो ज़्यादा दिखेगी, ब्लड सेल्स ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि जो फ्लूइड है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से ह्यूमन में चला गया। पीएच देखेंगे तो आप पीएच आपको कम दिखेगी, कैल्शियम कंटेंट्स जो हैं वो कम दिखेंगे, ठीक है। बाइकार्बोनेट कंटेंट्स कम दिखेंगे। जब आप र्यूमनल फ्लूइड का एग्ज़ाम करेंगे तो उसमें आपको ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो ज़्यादा दिखेंगे, ग्राम नेगेटिव और प्रोटोजोआ की कंसंट्रेशन कम दिखेगी। ये कुछ क्लिनिकल पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डेट इज़ नेक्रोप्सी फाइंडिंग। देखिए, नेक्रोप्सी फाइंडिंग में अगर एनिमल की डेथ हो जाती है तो आप सबसे पहले जब उसके र्यूमन को ओपन करेंगे तो र्यूमन के जो कंटेंट्स होंगे ना वो आपको थिन दिखेंगे, ठीक है। और उनमें स्मेल जो होगी वो फर्मेंटिंग स्मेल होगी, फर्मेंटिंग स्मेल, ठीक है। इसकी तरह जब आप उसका एपिथेलियम देखेंगे, जो कॉर्निफाइड एपिथेलियम होगा वो इजीली विप्ड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और विप्ड ऑफ होने के अलावा वहाँ पर जो आपके पास कह लें कि वो बहुत ज़्यादा वो डार्क और हेमोरेजिक सरफेस उससे के नीचे आपको मिलेगी, ठीक है। ब्लड जो है वो आपको थिक दिखेगा, डार्क दिखेगा, और जो विजरल वेन्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर बहुत लॉन्ग केस है तो आपको गैंग्रीनस र्यूमन वॉल दिखेगी, आपको पेरिटोनाइटिस जो है उसके साइंस भी पोस्टमार्टम में दिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो चीज़ आ जाती है डेट इज़ अबाउट ट्रीटमेंट। तो अब हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि हमारे पास कुछ केसेस होते हैं जो कि पर एक्यूट होते हैं। पर एक्यूट केसेस के अंदर पहली चीज़ तो अगर तो जानवर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप उसको स्लॉटर कर दें, ठीक है, आप उसको स्लॉटर कर दें।
अगर आप नहीं कर सकते तो आप फ़ौरन उसकी र्यूमेनोटमी करें। र्यूमेनोटमी में आपने र्यूमन के अंदर इंसिजन देना है और इंसिजन देने के बाद उसके जो कंटेंट्स हैं उसको आपने वहाँ से निकालना है और उसकी जगह पे आपने चॉप्ड किया हुआ जो रफ एजेस है वो ऐड करें। और अगर किसी हेल्दी एनिमल का र्यूमिनल कंटेंट है तो उसका जो र्यूमिनल कंटेंट है वो ऐड करें। ठीक है, इसके साथ आप फ़ौरन उसकी फ्लूइड थेरेपी भी करें। फ्लूइड थेरेपी में आपने 5% सोल्यूशन लेना है सोडियम बाइकार्बोनेट का। 5% सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन ले लिया। नॉर्मली 10 से 15 लीटर आप उसे दें आईवी। ये एक अडल्ट कैटल की बात हो रही है। ये उसकी ड्रिप कोशिश करें कि 30 से 45 मिनट में कंप्लीट हो जाए और फिर अगले 6 से 12 घंटों में उसे एक और ड्रिप दें। उसके अंदर आप 1.3% सोल्यूशन यूज़ करें, यही सोडियम बाइकार्बोनेट का, लेकिन उसे स्लाइन में मिक्स कर लें। ओके, देना इतना ही है, 10 से 15 लीटर। ये केसेस मैंने आपको बताए हैं कि अगर पर एक्यूट केस है। दूसरी हम देखते हैं कि अगर केस एक्यूट है तो एक्यूट केस के अंदर भी हम लोग सबसे पहली चीज़ करेंगे र्यूमिनल वॉशिंग या र्यूमन लवाज। उसमें आपने ये करना है कि र्यूमन के जो कंटेंट्स हैं, सबसे पहले र्यूमन में आपने गर्म पानी डालना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, ल्यूक वार्म वाटर। और बाद में उसी पानी को स्टमक ट्यूब से आप निकाल लें, यानी र्यूमन को एम्प्टी कर लें। ठीक है, स्टमक ट्यूब का नॉर्मली डायमीटर 1 इंच होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं जी मॉडरेट केसेस। मॉडरेट केसेस, अब मॉडरेट केसेस में भी सबसे पहले वही चीज़ आ जाती है कि आप कोई अल्कलाइज़र का यूज़ करें, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो एसिडोसिस को ख़त्म करना है। इसमें हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड आप यूज़ कर सकते हैं। अब कितना यूज़ करना है, ये आपने 500 ग्राम ले लें और इसको आप 10 लीटर पानी में हल कर लें और पर ओरली आप जो है वो अपने एनिमल को दे सकते हैं बाय यूजिंग अ स्टमक ट्यूब। ठीक है, ये पर ओरली तब देना है जब केस मॉडरेट होगा। अगर एनिमल शॉक में है, एक्यूट या पर एक्यूट केसेस हैं, तो पर ओरली आप कुछ ना दें। ठीक है, ये आपने बात को याद रखना है। नेक्स्ट आपने देखें, इसके अलावा हम कुछ एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स जो हैं, एंटीबायोटिक्स में हमारे पास पेनिसिलिन की आप क्लास जो है वो यूज़ करें, या टेट्रासाइक्लिन जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, इसमें हमारे पास मेप्रासोन और उसके अलावा जो एविल है, इनके इंजेक्शंस को आप यूज़ करें 20 से 30 ml पर लार्ज एनिमल IM। इसको आप लेमनाइटस के केस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था लेमनाइटस की वजह हिस्टामीन की एब्जॉर्प्शन होती है। अगर एनिमल शॉक में है तो आप स्टीरॉइड्स दे सकते हैं लाइक डेक्सामेथासोन, और ये आप 10 से 15 ml पर लार्ज एनिमल आप इसे भी IM दे सकते हैं। इसी तरह विटामिन B जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं 10 to 20 ml पर लार्ज एनिमल IM, ताकि लैक्टिक एसिड जो है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है मेटाबॉलिज्म की जा सके, प्रमोट किया जा सके उसकी मेटाबॉलिज्म को। अगर कैल्शियम की कमी है तो आप जो है वो कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट दे सकते हैं। ठीक है, कितना देना है, नॉर्मली 300 ml लार्ज एनिमल्स में IV। सो दिस इज़ ऑल अबाउट
रिमिनल एसिडोसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें इसको लाइक करना है, कमेंट में हमें बताएं कि हम किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और हम कौन से नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आए। तब तक के लिए टेक केयर।